नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 100 लोगों के आसपास मौत भी हो गई है। इनके 100 मोरबी के सिविल अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 100 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पीएम मोदी इस समय केवड़िया में है। बताया जा रहा है कि वे भी मोरबी जाएंगे। हादसे में राजकोट के बीजेपी सांसद मोहन कुंदरिया की फैमिली के 12 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से जानकारी मांगी है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। 100 लोगों के आसपास मौत हो गई है। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? बिल्कुल संदीप जी, देखिए गुजरात के मोरबी में जिस तरह से घटना हुई है बेहद चौंकाने वाली है, बेहद जी। दुखद घटना हुई है। इस घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। खासकर उन्होंने स्थानीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल से भी बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि किसी भी तरह की राहत बचाव कार्य में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, क्योंकि जानकारी है कि 50 से ज्यादा अभी तक लोग लापता है। जी, सत्य प्रकाश, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए संदीप जी, एक जानकारी मिली है कि जिस वक्त जी। इस हवाई पुल पर लोग मौजूद थे, आंकड़ा अगर सही से देखा जाए तो 400 से ज्यादा इस पुल पे जो लोग मौजूद है। हालांकि यह पुल काफी पुराना, 150 साल पुराना है। इस पुल को बीच में बंद किया गया था, लेकिन जी। उसके बावजूद भी इस पुल में लोग आए और इस तरह के झूलते हुए पुल में लोग आकर्षण का केंद्र बने। लेकिन तस्वीरें एक और सामने आई कि कुछ लोग जो है पुल पर कूदते हुए नजर आए और कुछ लोग जो है लोखंड की रॉड जो लगी है उसके साथ छेड़खानी करते हुए नजर आए। जी। कुछ लोग लोगों को डराने की भी कोशिश की। यही वजह मानी जा रही है कि लोग घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल हुआ और अचानक पुल टूट गया। तो यह स्थिति है। इसी के तहत वहां की स्थानीय पुलिस ने जी। लापरवाही धारा 304 और अनियमितता बरतने के लिए धारा 318 के सहित तमाम मामले दर्ज किया है और जो लोग पुल प्रबंधन है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। संदीप जी। सत्य प्रकाश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर नवंबर का पहला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही एमसीडी चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बेहद महत्वपूर्ण घोषणा कर सकता है। दिल्ली के सभी 250 वार्ड में मतदान केंद्रों की लिस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने गलत तरीके से परिसीमन किए जाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमसीडी चुनाव को लेकर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। जो टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को भी चुनाव के मद्देनजर जल्द से जल्द सभी जरूरी काम पूरे करने के आदेश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर नवंबर का पहला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह में एमसीडी चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बेहद महत्वपूर्ण घोषणा कर सकता है। दिल्ली के सभी 250 वार्डों में मतदान केंद्रों की लिस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने गलत तरीके से परिसीमन किए जाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमसीडी चुनाव को लेकर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को भी चुनाव के मद्देनजर जल्द से जल्द सभी जरूरी काम पूरे करने के आदेश दिए गए हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां काफी तेजी के साथ चल रही हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? राजीव। चुनाव है वो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो कहते हैं चुनाव को लेकर प्रक्रिया थी वो अपनाई जा रही है। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर आरोप रहे थे और अब कहीं ना कहीं जाकर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में ही संपन्न हो सकते हैं। मगर अब कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, जिसकी सुनवाई जो है 14 दिसंबर को होनी है। जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जो परिसीमन किया गया है वो 2011 के हिसाब से वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और जिस तरीके से वार्ड घटाए हैं, यानी कि जो 272 हुआ करते थे आज वो कहीं ना कहीं 250 रह गए, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से खटखटाया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस कहते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 14 दिसंबर को होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार कहीं ना कहीं अब जोर पकड़ती नजर आ रही है और लगता है कि दिसंबर के अंदर ही कहीं ना कहीं चुनाव जो है केंद्र सरकार के द्वारा निगम के चुनाव करवाए जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बहुत कम दिन रह गए हैं वोटिंग को और इसलिए जो भाजपा है वो काफ़ी अपना प्रचार जो है तेज कर चुकी है। इसी क्रम में पिछले कल जो स्टेट कांफ्रेंस में एक साथ रैली की थी उसके बाद अपने जो बड़े नेता है जो स्टार प्रचारक है उनकी जो है आगामी दिनों में 16 रैलीज जो बड़ी रैलीज है उनको प्रस्तावित भाजपा ने कर दिया है और इसी क्रम में अमित शाह भी यहाँ पे हिमाचल आएंगे और 2 दिन तक यहाँ पे उनका रुकने का कार्यक्रम है। इसके अलावा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी वो आएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किन्नौर और शिमला में जनसभाएं करेंगी। राजनाथ सिंह का भी हिमाचल में 2 दिन का चुनाव प्रचार है। इसके अलावा
योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पे स्टार प्रचारकों में काफी डिमांड है, काफी उम्मीदवारों से उनके लिए डिमांड आ रही है। तो ऐसे में जो हिमाचल भाजपा है अपनी जो योगी आदित्यनाथ की यहाँ पे 6 जनसभाएं करने जा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हिमाचल में बड़े नेताओं को भाजपा उतार चुकी है अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो वो जहाँ थोड़ा सा कमजोर है कैंडिडेट, वहाँ पे उनका ज्यादा प्रचार रखा गया है। ठियोग में उनको बुलाया गया है, सक्का घाट उनको बुलाया गया है, बड़सर में उन्हें बुलाया गया है, सुजानपुर बुलाया गया है, ज्वालामुखी, ज्वाली और घुमारवीं में उनका जनसभाओं का प्रोग्राम है। तो आप देखेंगे कि काफी वो डिमांड में है। उम्मीदवारों की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उनके विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाए। तो ऐसे में 6 बड़ी जनसभाएं जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पे प्रस्तावित की गई हैं। एक दिन में वो दो जनसभाएं करेंगे। तो आप देखिए सबसे ज्यादा अभी अगर हम बात करें अभी की जो रैली प्रस्तावित है, योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा यहाँ पे रैली जो है प्रस्तावित की गई है। टीना जी, जानकारी चाहेंगे कि बीजेपी ने तो अपने जो प्रचार की लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, कांग्रेस ने भी भाजपा की तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर दी थी, क्योंकि सभी ने यहाँ पे कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर दी थी, लेकिन जो दौरे प्रस्तावित हैं या दौरों की जो रणनीति थी, यहाँ पे जो रैलीज की रणनीति थी, वो केवल अभी भाजपा ने उजागर की है। भाजपा ने बताया कि हमारे कौन से नेता कहाँ पे रैलीज करने जाने हैं। अब जो कांग्रेस है वो पूरी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा पे डिपेंड है। वो आज एक बड़ी रैली जो है, जो एक जनसभा है वो पहले वहाँ कुल्लू में वो एक रोड शो करेंगे, उसके बाद जो है मंडी में वो एक जनसभा संबोधित करेंगी। तो इस पर आप देखेंगे कि स्टार प्रचारक का भी फिलहाल जो जिम्मा है वो प्रियंका गांधी ने संभाल रखा है, और उन्हीं की जो है रैलीज है जो चारों संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जो है अन्य जो नेता है उनका भी कांग्रेस ने हालांकि अभी जो दौरे हैं वो प्रस्तावित नहीं किए, उनका बताया नहीं है कि वो कब आएंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो नव निर्वाचित उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी यहाँ पर आएंगे। सोनिया गांधी भी आएंगी, राहुल गांधी भी आएंगे। हालांकि आएंगे कब, ये डेट जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं जारी की गई है। जी टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के आगामी सत्र के लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य स्थापना दिवस के बाद ही सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी की अध्यक्षता में आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में सत्र पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सत्र आहूत करने पर चर्चा की जाएगी। स्पीकर ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र देहरादून या गैरसैंण कहीं भी हो, उसके लिए विधानसभा सचिवालय पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित है, वहां भी यदि सत्र होता है तो उसके लिए भी भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए तारिक अंसारी संवाददाता जुड़ गए हैं। तारिक, विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता दूं आज 3 बजे जो है ऋतुभूषण खंडूरी जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि आगामी जो शीतकालीन सत्र होना है उसको लेकर ये तमाम जो है बैठक है, जो विपक्ष है उसे भी रायशुमारी की जाएगी, जो निर्दलीय विधायक है उनसे भी रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो सत्र आहूत किया जाएगा शीतकालीन सत्र, वो जो राज्य स्थापना दिवस है 9 नवंबर उसके बाद ही आहूत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज 3 बजे जो है सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री और तुम्हारा संसदीय कार्य मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा जो तमाम विधायक और अन्य विधायक है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी कि सत्र आखिर कहाँ किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पिछले सत्र में भी लगातार जो है हमलावर रही थी। विपक्ष की मांग थी कि सत्र गैरसैंण में कराया जाए, जबकि देहरादून में सत्र कराया गया था। तो इसी बात को लेकर बैठक में चर्चा होगी कि आखिर सत्र कहाँ कराया जाए। जी संदीप। तारिक जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में रद्द हुई सभी
पीएससी परीक्षाएं नवंबर में नए सिरे से फिर से शुरू होंगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं जो सरकार द्वारा हाल ही में रद्द कर दी गई थी, अब नवंबर में नए सिरे से आयोजित की जाएंगी। उपराज्यपाल ने यकीन दिलाया है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रूप से होगी और योग्य उम्मीदवारों को ही उसका हक मिलेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में रद्द हुई सभी पीएससी परीक्षाएं नवंबर में नए सिरे से फिर से शुरू होंगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं जो सरकार द्वारा हाल ही में रद्द कर दी गई थी, अब वो परीक्षाएं नवंबर में नए सिरे से कराई जाएंगी। उपराज्यपाल ने यकीन दिलाया है कि इस बार जो चयन प्रक्रिया होगी वह पूरी तरह से पारदर्शी होगी और जो उम्मीदवार योग्य होंगे उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है, सीएम केजरीवाल को भी छठ पूजा की तैयारी के लिए दिल्ली में रुकना चाहिए था। इसके बजाय वह गुजरात का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वह यहाँ भक्तों की सुविधा नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है तो उन्हें पंजाब जाना चाहिए और वहां सीएम बनना चाहिए। कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण को लेकर आड़े हाथों लिया है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय दिल्ली में सियासत काफी तेजी से गरमाई हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी छठ पूजा मनाया जा रहा है, उसको लेकर प्रदूषण को लेकर निशाना साध रही और वहीं आम बीजेपी पार्टी कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चमकी हुई है। वहीं कल मनोज तिवारी ने वार्ता करते हुए कहा कि इस समय दिल्ली के हालात बहुत से बदतर है क्योंकि बिहार और पूर्वांचल से जितने भी महिलाएं छठ व्रती महिलाएं इस समय यमुना में अर्घ दे रही, उनके लिए दुखद खबर है क्योंकि वो यमुना का पानी बहुत प्रदूषित है। इसको लेकर महिलाएं यहाँ पर अर्घ दे रही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में बैठे, ये शर्मनाक बात है क्योंकि ये सिर्फ वोट के लिए राजनीति की जा रही है कि हमने इतने करोड़ का घोषणा कर दिया, इतने घाट बनवा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ राजनीति केजरीवाल के दिखावे में की जा रही है और कहीं ना कहीं ये बात किया जाए कि सिर्फ केजरीवाल के दिखावे में की जा रही है। जी संदीप जी। शिवम पांडे, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश की प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज दोनों महान विभूतियों के व्यक्तित्व, कार्यों और योगदान पर केंद्रित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत 11 बजे उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद लोगों के अवलोकन के लिए यह छायाचित्र प्रदर्शनी खुली रहेगी। लोग इस समयावधि में प्रदर्शनी का अवलोकन कर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, कार्यों और योगदान से रूबरू हो सकेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को जानने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी?
देखिए, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो क्षेत्र हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको प्रदर्शनी करा करके आज जनसंपर्क जो संचालनालय है वो निश्चित तौर पे एक बड़ी उनकी उपलब्धता और खास तौर से इतिहास को किस तरीके से दर्शाया जा सकता है और लोगों के बीच में इसकी जो पटल है उसको किस तरीके से रखा जा सकता है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही साथ आज दोपहर 11 बजे लगभग अमरजीत भगत जो संस्कृति मंत्री हैं वो निश्चित तौर पे वहां पहुंच करके उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ वहां के प्रदर्शनी और युवाओं के बीच में जोश भी भरेंगे, क्योंकि लगातार पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष इस आयोजन में लगभग हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे और प्रदर्शनी देख रहे थे। निश्चित तौर पे इस बार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसकी व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और राज्योत्सव है, इसके साथ साथ लोगों की जो भीड़ है वो भीड़ की कतार निश्चित तौर पे इसमें भी पहुंचेगी और अपनी इतिहास को किस तरीके से देखेगी वो निश्चित तौर पे रहेगी। जी अखिलेश जी, जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इसमें कौन कौन सी बड़ी हस्तियां भी पहुंच सकती हैं? जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे और जो बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी नेता है वो भी निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ राज्योत्सव की बात की जाए तो इसमें राहुल गांधी को निमंत्रण भी दिया गया है, प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया गया है, इसके साथ साथ जो सोनिया गांधी जी है उनको भी निमंत्रण दिया गया है। लेकिन ये पहुंचने की संभावनाएं नहीं बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बीच में अगर पहुंचती है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी और लोगों के बीच में पहुंचने की, खास तौर से ये प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी लगा रहेगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो बड़े नेता है, शीर्ष नेता है जो भारत में गिने जाते हैं, वो भी पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी अखिलेश तिवारी जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।